तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 3 प्रश्न करेंगे। आज यानी आंसर राइटिंग में 3 से 4 प्रश्न करेंगे। तीन से चार प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, और आज सभी प्रश्न अपभ्रंश पे करेंगे जिससे अपभ्रंश एकदम से क्लियर हो जाए। अपभ्रंश, तो अपभ्रंश पर जो पहला क्वेश्चन लेंगे आज हम लोग, वो लेंगे हिंदी को अपभ्रंश की देन। पहला लेंगे हिंदी को अपभ्रंश की देन। ठीक है ना, हिंदी को अपभ्रंश की देन फुल क्वेश्चन में आएगा, यानी फुल क्वेश्चन यानी 20 अंकों का। 20 अंकों का पहला। और ये टिप्पणी में भी आ सकता है, तो अगर टिप्पणी में आता है फुल क्वेश्चन, या ये टिप्पणी में भी आ सकता है, तो अगर टिप्पणी में आता है, टिप्पणी में आता है तो आप इसे जो है 10 अंकों के लिए आएगा। और फुल क्वेश्चन में 20 अंक और 15 अंक भी आ सकता है। तो पहला तो ये लेंगे। दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेंगे, दूसरा क्या लेंगे? हिंदी को हिंदी को हिंदी को अपभ्रंश का भाषिक योगदान। भाषिक योगदान एक ये रहेगा, सेम, चाहे फुल क्वेश्चन चाहे टिप्पणी कुछ भी आ सकता है। और तीसरा हम लोग लेंगे हिंदी को अपभ्रंश का साहित्यिक अवदान। और फिर समय बचेगा तो फिर हम लोग और भी क्वेश्चन लेंगे, और ये सीरीज चलती रहेगी, इसको मैं चलाऊंगा साहित्यिक अवदान। ठीक है, ये हो गया 3। अब एक आध बच्चे पूछ रहे हैं प्रीलिम्स फंडा, पहले प्रीलिम्स फंडा। हिंदी को अपभ्रंश की देन, फिर हिंदी को अपभ्रंश का भाषिक योगदान, हिंदी को अपभ्रंश का साहित्यिक योगदान। ये जो हिंदी को अपभ्रंश की देन है, ये मैं थोड़ा बड़ा लिखवाऊंगा, यानी शब्द सीमा पार कर जाएगा, पहले ही बात कर रहा हूं मैं। ठीक है ना, ये शब्द सीमा पार कर जाएगा। क्यों कर जाएगा? क्योंकि इस पर कंटेंट लोगों के पास है नहीं। और जो बच्चे मुझसे हिंदी साहित्य नहीं पढ़े होंगे, उनको भी जब वो मैच करेंगे मार्केट के कंटेंट से, तो ये थोड़ा अलग दिखेगा। तो मैं चाह रहा हूं, जैसे एक टीचर क्या करता है, अगर एक टीचर को पता है अपभ्रंश को हिंदी की देन, सॉरी हिंदी को अपभ्रंश की देन, तो 15, ठीक है ना, 15 क्वेश्चन, और सॉरी 15 पॉइंट मुझे पता है। इनमें से मैं चाहूं तो 7 पॉइंट लिखा के, और ऑब्वियस ऐसे ही होता है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि 15 पॉइंट आप लोगों को बता दूं। कैसा रहेगा बच्चों? ये ठीक रहेगा? ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हिंदी को अपभ्रंश की देन। सबसे पहले एक प्लान करते हैं, हिंदी को अपभ्रंश की देन। और आपका इंडिया अभी हिंदी को अपभ्रंश की देन, थोड़ा और टाइम हो जाए, यानी अभी तो जून ही चल रहा है, जुलाई अगस्त, यानी अगस्त सितंबर के आसपास इंडिया में स्टार्ट करूंगा। ठीक है ना बेटा? तो हिंदी को अपभ्रंश की देन, हिंदी बेटा जैसे मंडे टू आपका सोमवार मंगलवार, जो बच्चे हैं, हाँ ये केवल संडे ही होगी। और जो बच्चे सोमवार मंगलवार बुध वाले बैच की बात कर रहे हैं, वो आपको कल अपने टाइम पे मिल जाएगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। वो अनअकैडमी की टेंशन ना, वो मेरी टेंशन है ना, आपकी टेंशन है, वो उनकी टेंशन है। कल अपने आप आपके आपको लिंक मिल जाएगा।
हिंदी को अपभ्रंश की देन। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक उत्तर की संरचना। चलो चलो स्टार्ट करो। उत्तर की संरचना, सबसे पहले उत्तर की संरचना बनानी आपको आनी चाहिए, बनानी आनी चाहिए। सबसे पहली चीज ये लिख लीजिएगा, हिंदी साहित्य आंसर राइटिंग के क्या क्या पॉइंट होने चाहिए। तो सबसे पहले उत्तर की संरचना बनानी, हाँ ये लिखना है आपको, उत्तर की संरचना बनानी है। उत्तर की संरचना का मतलब क्या होता है? संरचना का मतलब होता है प्रश्न का कितना हिस्सा बनेगा, प्रश्न का कितना हिस्सा आंसर में निर्धारित होगा, यानी जो प्रश्न पूछा गया उसके हिसाब से क्या क्या हमें लिखना है, और सरल भाषा में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो बच्चों अपभ्रंश की देन अगर हमें लिखनी है तो सबसे पहला पॉइंट हमारा होगा, उसे हम कहेंगे, सबसे पहला पॉइंट जो होगा उसे हम कहेंगे भूमिका। क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे भूमिका। ठीक है ना? सबसे पहले हम भूमिका, यानी जिसे हम परिचय कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या कहेंगे? फिर दूसरा पॉइंट बनाएंगे जिसे कहेंगे भाषिक योगदान। भाषा के स्तर पर योगदान, हमेशा योगदान, कोई भी प्रश्न आए योगदान में यही फॉर्मेट जाएगा। कोई भी प्रश्न आए हमेशा याद रखिएगा यही जाएगा आपको। और जो बच्चे अभी हिंदी साहित्य एकदम से नए हैं, कुछ क्लास में आए होंगे, जो अभी हिंदी साहित्य कभी पढ़े ही नहीं है, बच्चों ये पहला टॉपिक है आपके सिलेबस का। नए बच्चों को पहले बता दूं, जो नए बच्चे हैं, जो नए बच्चे हैं, ये पहला टॉपिक है, ये पहला टॉपिक है। क्या है? ये पहला टॉपिक है, यानी आपके सिलेबस का अपभ्रंश। तो घबराना नहीं है, अभी मैं 2 मिनट में सारी चीजें, यानी आप इसी को पढ़ेंगे 2 मिनट में सब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले भाषिक योगदान। अब आपको यह भी पता होना चाहिए भाषा में कितने पक्ष होते हैं। तो यह भी पता होना चाहिए कि भाषा, जब भी भाषिक योगदान लिखेंगे तो 2 लिखेंगे। अरे यार, ठीक है, तो भाषिक योगदान में सबसे पहला आपका क्या रहेगा? भाषिक योगदान में सबसे पहले और सबसे दूसरा, तो भाषिक योगदान में सबसे पहले रहेगा, चलिए बताइए क्या रहेगा? ध्वनि संरचना। बहुत बढ़िया, ध्वनि संरचना नहीं। और दूसरा है व्याकरणिक संरचना। जिनका पहली बार है, जो पहली बार हिंदी पढ़ रहे हैं, देखो अब जो, और ये भी मैं दिखाऊंगा, जो बच्चे अभी यूट्यूब पे होंगे मेरी क्लास नहीं पढ़ रहे, देख लो ये सारे बच्चे जो कोर्स कर चुके हैं और उनको पढ़ा चुका हूं, देखो कैसे ताबड़तोड़ लेकर के आ रहे हैं। देखो सब बच्चे आ रहे हैं, क्या लिखना उनको पहले से पता है। ठीक है ना? तो भाषिक योगदान, ध्वनि संरचना और व्याकरणिक संरचना, दूसरी चीज ये रहेगी। और तीसरा पार्ट इसका बनेगा, भाषिक योगदान के बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या बनता है? साहित्यिक योगदान। क्या बनता है? साहित्यिक योगदान। और साहित्यिक योगदान के भी 2 पार्ट बनते हैं। एक, ठीक है ना, साहित्यिक योगदान में एक पार्ट होता है भाव पक्ष और एक पार्ट होता है कला पक्ष। क्या होता है? कला पक्ष। तो भाव यानी संवेदना, यानी आगे के साहित्य में जो लिखा गया, क्या वो अपभ्रंश में ही था, यानी कि अपभ्रंश
में जो साहित्य लिखा गया, क्या बाद में भक्ति काल में या तुलसी, इन सब ने, तुलसी ने, कबीर ने, इन सब ने उन भाषा में कुछ लिखा? क्या आज भी लिखा जा रहा है? और कला पक्ष का मतलब होता है, सिंपल बताने की जरूरत नहीं है, कौन सी भाषा, रस, छंद, अलंकार। तो जब ये कंप्लीट प्रश्न आएगा तो हिंदी को अपभ्रंश की देन में जब आएगा तो आपके उत्तर की संरचना ये होगी। अब मेरे प्यारे बच्चों, आज हम टेक्निकल पार्ट में ही ज्यादा फंसे रहेंगे। अच्छा, आप लोग एक चीज बताएं, इस बात को लेकर के रेडी है ना कि मैं टेक्निकलिटी पूरी क्लियर कर दूं बनिस्बत की फटाफट फटाफट? क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा अगर आप टेक्निकलिटी नहीं सीखे तो भयंकर रूप से आप रोएंगे। पूछिए कैसे? आप सब बताइए, आप सबको ये कंटेंट मिल चुका है। अगर आप केवल ध्वनि संरचना लिखें तो 200 शब्द पार कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? जो क्लास में कराया गया है, जो क्लास में कराया गया, अगर केवल ध्वनि संरचना लिखें जो मैंने आप लोग कराया, तो पार कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? आप सोचिए, जब केवल ध्वनि संरचना 200 पार कर जाएगा, जब व्याकरणिक संरचना 200 पार कर जाएगा, और हमें तो फुल क्वेश्चन में 200 शब्द में लिखना है और टिप्पणी में 100 शब्द में लिखना है। ठीक है ना? तो आप देखिएगा, और जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको मैं ये सिखा रहा हूं। बच्चों देखो, पढ़ने से पहले आपको ये पता लग रहा है। जो नए बच्चे हैं वो प्लीज एक बार नोट कर लेंगे कि पढ़ने से पहले आपको मैं ये सिखा रहा हूं। यानी जिन्होंने प्लस का कोर्स नहीं भी लिया है, जिन्होंने प्लस का हिंदी साहित्य का कोर्स नहीं भी लिया है, ठीक है ना, वो भी देखेंगे कि पढ़ा कैसे जाता है। भले आप आज लीजिए कोर्स, एक साल बाद लीजिएगा, नहीं लीजिएगा, वो डजेंट मैटर, लेकिन आप जहां भी पढ़े, नए बच्चों को यह पता होना चाहिए कि आखिर में यार पढ़ना कैसे। अब अगर आज आपको ये मैंने सिखा दिया तो फिर आप कोई भी नोट्स आएगा, किसी का भी, आप किसी की आलोचना नहीं करेंगे, सुनील सर का खराब है, उनका अच्छा, सुनील सर का बहुत ही अच्छा है। फिर आप क्या करेंगे? किसी की बहादुरी से मतलब नहीं, आपको लगेगा कि मेरा काम गुरु हो रहा है। और जिस दिन ये अप्रोच हुई कि आपका काम हो रहा है, तभी आपकी जिंदगी बदलेगी, नहीं तो गुरु तारीफ करते रह जाओ, कुछ नहीं होने वाला। तो ये हो गई आपकी भूमिका, ठीक है, भाषिक योगदान, साहित्यिक योगदान, भाव पक्ष और कला पक्ष, ठीक है। तो अब सबसे बड़ी बात है कि हम कितने कितने शब्द दें। अगर ये प्रश्न आएगा तो सबसे पहले शब्द सीमा सीख लेते हैं, वर्ड लिमिट सीख लेते हैं। जैसे भाषिक है, अब 200 शब्द में मैं मान के चल रहा हूं ये फुल क्वेश्चन आ रहा है, 2 बारी, यानी फुल क्वेश्चन। सबसे पहले मैं फुल क्वेश्चन करा रहा हूं, तो भूमिका कैसे लिखें? अब आप सोचिए कि 20 से 30 शब्दों में भूमिका हो जाए। ये होगा फुल क्वेश्चन का, लिख लीजिएगा FQ यानी फुल क्वेश्चन। और मैं टिप्पणी भी लिख दे रहा हूं, एक साथ चलेंगे, टिप्पणी भी लिख लीजिएगा बच्चों। टिप्पणी में भूमिका क्रॉस लगा दिया मैंने, टिप्पणी में भूमिका क्रॉस लगा दिया, टिप्पणी में भूमिका लिखने की जरूरत नहीं। पॉइंट इज क्लियर, यानी टिप्पणी में आपको भूमिका लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फुल क्वेश्चन में एक छोटा सा पैरा देने में कोई हर्ज नहीं, जो भी मैं देने वाला हूं, अभी मैं देने वाला हूं। अब इसके बाद आएंगे भाषिक योगदान। तो ध्वनि संरचना ऑब्वियस है, प्रश्न का मेन पार्ट है ये। प्रश्न का मेन पार्ट कौन सा है ये भी पता होना चाहिए, भूमिका मेन पार्ट नहीं है, मेन पार्ट ये है, सबसे ज्यादा ये है, उसके बाद ये है साहित्यिक योगदान, क्योंकि भाषा खंड नामी है। बच्चों ये भी याद रखिएगा कि भाषा और साहित्य में भाषा पर अधिक फोकस करिएगा। तो ध्वनि संरचना, अब हमारे पास बचता है 170 शब्द, यानी अब आपके पास बचता है केवल 170 शब्द और एक फुल क्वेश्चन में। अभी टिप्पणी बताता हूं, 170 शब्द में 140 शब्द, 140 शब्द आप देंगे भाषिक योगदान पे, और जिसमें 70 जाएगा ध्वनि और 70 ही जाएगा व्याकरणिक। क्लियर है? अब आपका बचा 30, अगर आप
भूमिका 20 में लिखते हैं, तो अब आपके पास बचेगा 40, नहीं तो बचेगा 30, तो मैं 30 लिख दे रहा हूं। फिर 30 शब्द में अब आप सोचिए क्या करना है आपको, कितनी बड़ी क्षमता चाहिए। 30 शब्द, या मैं कहता हूं यहां से थोड़ा, 1 मिनट रुक जा बेटा, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा। बेटा अदिति, ये अपभ्रंश आप नहीं पढ़ रहे हैं, शब्दकोश। ये आप अपभ्रंश नहीं पढ़ रहे, ये आप पढ़ रहे हैं अपभ्रंश की देन। ठीक है, आप अपभ्रंश की देन पढ़ रहे हैं। तो इसको थोड़ा सही कर देता हूं, 60-60 कर देता हूं। क्या कर देता हूं? बच्चों 2 प्रश्न है, कंफ्यूज मत होइएगा। अपभ्रंश भाषा अलग है, ये हम अपभ्रंश भाषा खत्म कर चुके हैं, अपभ्रंश भाषा की देन पढ़ रहे हैं। और आप सब प्लस वाले बच्चों को ये लग गया होगा सर काहे करा रहे, चूंकि अपना छूटा हुआ भी था, ये अपना छूटा हुआ भी था। हाँ, हाँ। 140, 60-60 कर देते हैं, 60-60। 120, 30, 150, अब 50 शब्द बचेगा यहां पर। यानी यहां पर बचेगा आपका 50 शब्द। कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों? 50 वर्ड बचेगा। कितना बचेगा? ये 50 वर्ड बचेगा यहां पर। तो अब थोड़ा ठीक हो गया। तो ये हो गया आपका 200 वर्ड। अब आपका टिप्पणी में डायरेक्ट क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए। टिप्पणी में क्या कर दीजिए, डायरेक्ट आधा। तो मैं टिप्पणी ब्लैक पेन से लिख रहा हूं, ये टिप्पणी वाला चल रहा है। 30 और 30 कितना कर दीजिए बच्चों टिप्पणी में? 30 और 30 कर दीजिए, यानी टोटल 60 कर दीजिए। टोटल कितना हो जाएगा टिप्पणी में? 60। तो आपके पास 60, अब 40 बचता है, 60 ये कर दीजिए और 40 कर दीजिए, 40 कर दीजिए भाषा। तो ये आपका क्लियर हो जाएगा, ये आपका क्लियर हो जाएगा 100 वर्ड में। नोट कर लीजिएगा। और 1 मिनट यहां रह गया था, साहित्यिक योगदान में भाव पक्ष कला पक्ष दोनों में, तो कोशिश करिएगा दोनों पर 25-25 ही दें, किसी पर कम या ज्यादा ना दें। तो वैसे ही 20 में भी भाव पक्ष और कला पक्ष 20-20, 40 में 20-20 हो जाएगा। अब ये चीज आप मुझे बताइए, आप लोगों ने अच्छे से लिख लिया है? आप लोगों ने अच्छे से लिख लिया है? ठीक है। अब भाषिक योगदान में 60-60, तो सबसे पहले मैं यही प्रश्न आप लोगों को कराने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले यही प्रश्न कराने जा रहा हूं, भले एक ही हो लेकिन परफेक्ट होना चाहिए, ये मेरी रणनीति है। सब बच्चों को समझ में आ गया? 1 मिनट पोल करिए, मैं पोल करा रहा हूं। ए यानी आ गया। यानी कुल सभी बच्चों को आ गया। कुछ बच्चे जो बाद में आए थे, आप लोग एक काम करिएगा कि आप लोग जो बाद में आए थे, आप लोग लेक्चर को स्टार्टिंग से देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि अब कुछ बच्चों के लिए 7 बच्चों, 9 बच्चों के लिए 91 बच्चों का नुकसान नीति शास्त्र के अनुसार सही नहीं है, इसलिए वो नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों लिखिए, कॉपी पेन रेडी है सबका? ऑफलाइन क्लास की तरह मजा लीजिए। ठीक है, ऑफलाइन क्लास की तरह मजा लीजिए। अल्ताफ राजा ने एक गाना गाया था, कौन सा गाना था? मजा लीजिए। उनके उनके गाने का भी नाम था मजा लीजिए। तो वैसे ही आप लोग भी अब लिखने का मजा लीजिए। मेरे कुछ शब्द ज्यादा हो जाएंगे, वो आपको इसलिए क्योंकि मुझे कनेक्टिंग वर्ड लिखना पड़ता है आपको समझाने के लिए, क्योंकि मैं टीचर हूं। तो मैं आपको अगर एकदम पॉइंट पॉइंट बता दूंगा आप समझ नहीं पाएंगे। तो मैं लिंक करता हूं, तो मेरा थोड़ा सा 20 शब्द हो सकता है ज्यादा हो जाए, लेकिन वो आप जब एग्जाम में देंगे तो लिंक अपने आप हट जाएगा, क्योंकि आप एग्जाम में भूलेंगे भी।
ठीक है ना? तो मजा लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। बीस शब्द में लिखना है। लिखिए अपभ्रंश, अपभ्रंश यानी आदिकालीन हिंदी, ऐसे लिखेगा। अपभ्रंश यानी आदिकालीन हिंदी। के भाषिक योगदान के हिंदी भाषा को दिए गए योगदान को निम्न बिंदुओं के आधार पर देखा जा सकता है। देखा जा सकता है डैश। कितने कितने हो गए भैया? कितने शब्द हो गए? 21। अब इसमें अगर आप चाहें 30 करना, मैं ये भी, चूंकि मुझे ये भी सिखाना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसको आप 30 करना चाहते हैं तो एक और लिख लीजिएगा। ये परिचय में आप लिखिए या यानी ठीक है। तो इसमें आप दो शब्द, या आप खुद भी ऐसा कर सकते हैं, बस केवल इसमें समय काल। चलिए लिखिए या अपभ्रंश, या ऐसा लिखिएगा भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से। थोड़ा और टिपिकल कर लेते हैं। चलिए, या एक और भूमिका, मैं दो भूमिकाएं लिखा रहा हूं, दो भूमिकाएं लिखा रहा हूं। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अपभ्रंश प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था है। के बीच भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था है। इसका समय 6ठी से 12वीं शताब्दी है। इसका समय 6ठी से 12वीं शताब्दी है। कितने शब्द हो गए?
कितने शब्द हो गए बच्चे लोग? ठीक है, अब यहां पर एक ही पॉइंट याद रखना है। अब यहां पर आपको एक ही पॉइंट याद रखना है, और वो क्या पॉइंट याद रखना है कि अगर दूसरा वाला आप लिख रहे हैं, वो भी परफेक्ट है, पहला भी परफेक्ट है। पहले में मैं कुछ ज्यादा डायरेक्ट आ गया जो टिप्पणी टाइप का है, सेकंड में मैंने थोड़ा, लेकिन टिप्पणी में लिखना ही नहीं है, एक बता रहा हूं। जब दूसरी वाली लिखेंगे वहीं लिख लीजिएगा। अब क्योंकि आप पूरा प्लान कर रहे हैं ना, हम आंसर नहीं लिख रहे हैं, मैं याद रखिएगा, मैं आंसर नहीं लिखा रहा हूं, मैं पूरा आंसर का साइंटिफिक मेथड ही सिखा रहा हूं। अब लिखिए नोट, अब लिखिए नोट, वही जहां लिखा है दोनों परिभाषा, अब लिखिए नोट, लिखिए यदि, नोट लिखिए यदि दूसरी, यदि दूसरा वाला परिचय लिखते हैं, यदि दूसरा वाला परिचय लिखते हैं, तो हमें पैराग्राफ चेंज करते हुए यह लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा मैं बता, यह लिखना पड़ेगा, फिर मैं बता रहा हूं क्या लिखना पड़ेगा। अब आपका आंसर स्टार्ट है, यह लिखना पड़ेगा डैश। हिंदी के विकास में लिखो, हिंदी के विकास में हिंदी के विकास में अपभ्रंश के भाषिक योगदान को, हिंदी के विकास में अपभ्रंश के भाषिक योगदान को, अपभ्रंश के भाषिक योगदान को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर देखा जा सकता है। और फिर उसके बाद आप ये डायग्राम बनाएंगे, लिखिए डायग्राम, ये भाषिक की, ये वाला भूमिका काट दीजिएगा, भूमिका काट दीजिएगा। अब एक आरेख बनाइए, लिखिएगा ऐसे ही, हिंदी को अपभ्रंश की देन, यानी डायग्राम में क्या बनेगा वो भी बता रहा हूं। हिंदी को अपभ्रंश की देन, हिंदी को अपभ्रंश की देन, और उसमें पहला ये और दूसरा ये, बस दो बना दीजिएगा। और इनको ऐसे ही ध्वनि संरचना, व्याकरणिक संरचना, भाव पक्ष, कला पक्ष। क्लियर हो गया बच्चा? सारे बच्चे बताएं एकदम, यहां तक पिक्चर क्लियर है? फटाफट चलो कमेंट करके बताओ। ए, यानी यहां तक पिक्चर क्लियर है? ए फटाफट बताओ। बहुत बढ़िया, अब अच्छा लगा कि, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 97% बच्चों का है कि उनको सब, बहुत बढ़िया। ये हुई बात ना, इसको बोलते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले बताएंगे, इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो बताएंगे कि अब आपको असली मजा आ रहा होगा कि हिंदी साहित्य में कैसे 350 आएगा। इंग्लिश मीडियम वाले हैं, शिल्पी वगैरह बच्चे जो हैं, काफी बच्चे हैं। राकेश पंत हो गए इंग्लिश मीडियम वाले,
किरण आप हो, वेरी गुड वेरी गुड। कामाक्षी, जो इंग्लिश मीडियम वाले, प्रभात, हाँ बेटे आपको भी मैं पहचानता हूं, ठीक है ना। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं प्लस के, वो बताएंगे। और ये देखो जो बच्चे यूट्यूब वाले होंगे, आप लोग खुद देखिए कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं, और उनको हिंदी विषय उन्होंने क्यों चूज किया, क्योंकि मैक्सिमम मार्किंग होती है इसमें। तो ये हो गया आपका यहां से। अब आगे बढ़ते हैं, और जबकि भाषा ही सबसे कठिन है। हाँ भाई, सब लिखेंगे बेटा। हिंदी को अपभ्रंश की देन लिख करके ये लिख देंगे, और साहित्यिक योगदान दोनों रहेगा यार, ठीक है। ये हो गया आपका, यहां से देख सकते। अब आइए बच्चों, सबसे पहले हेडिंग बनाएं। पहला हेडिंग बनाएं, और वो हेडिंग बनाएं क्या, भाषिक योगदान। पहली हेडिंग बनाएं भाषिक योगदान, और भाषिक योगदान, ठीक है ना। भाषिक योगदान आप लिखें, और उसमें लिखें ध्वनि संरचना के स्तर पर। ध्वनि, ध्वनि के स्तर पर। ध्वनि बेटा यही है जो हम लोग बोलते हैं। और जो नए बच्चे होंगे हिंदी में, ध्वनि का मतलब क्या होता है पता है बच्चों, एक बार बता दो। जो बच्चे नए होंगे उनको मजा आएगा। ध्वनि में क्या क्या होता है, अरे सारे टाइप कर दो यार। ध्वनि के स्तर पर दो चीजें पढ़नी होती है आपको। एक स्वर होता, हाँ किसने लिखा, सरिता ने, बहुत बढ़िया। सरिता ने लिखा भैया, वर्णमाला पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है, वर्णमाला। अरे यार, मिट गई, ठीक है ना। तो भाषिक योगदान में हम सबसे पहले कर रहे थे ध्वनि संरचना। और ध्वनि संरचना में आप लोग मत लिखिएगा, ये मैं अपने लिए आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। स्वर और व्यंजन मेरे प्यारे बच्चों, और ये वही होते हैं जो आप बचपन में पहली क्लास में पढ़ना शुरू कर देते हैं। छोटा से आह तक ये स्वर हो गए, और का से ज्ञा तक ये व्यंजन हो गए। यानी मेरे प्यारे बच्चे, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा और री, यही पढ़ना है। काखा गाघा अंगा छत्र ज्ञा, यही बच्चा, यही की आ कैसा था। इतना आसान विषय दुनिया में कोई है ही नहीं। हालांकि मैं आसान कहता हूं, बच्चों को लगता है बेकार होगा ये यूपीएससी ही एग्जाम, ये यूपीएससी इस दुनिया का सबसे इजी एग्जाम है। कब समझा पाऊंगा, लेकिन हाँ कुछ बच्चे समझते हैं, कुछ बच्चे समझते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कई बारी एक दो बच्चों के कमेंट मैंने पढ़े हैं, उन बच्चों ने कमेंट किए हैं कि जो है, अब तो नहीं देख पाता हूं, कि सर आपका हार्डवर्क और वो देख करके लगता है कि आपका प्रीलिम्स या मेंस क्यों निकलता था। तो इसका मतलब क्या है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका, यानी छोटा बड़ा व्यंजन यही पढ़ना। तो चलो बच्चों, ध्वनि संरचना में अब पहला पॉइंट आ जाओ। अब हमें कितना लिखना है, 60 शब्द लिखना है, इसलिए बहुत कुछ छोड़ेंगे। अब जो प्लस वाले बच्चे होंगे जिन्होंने पूरा कोर्स किया हुआ है, उनको ये पता होगा कि ध्वनि संरचना में बहुत पॉइंट होते ना, बहुत पॉइंट है। अब उनमें से हम चूज कर लेंगे। अरे भाई चूज करना पड़ेगा ना, क्योंकि 60 शब्द है हमारे पास, 60, और वैसे तो 30-30 है। तो इसका मतलब अब हमें बिना घबराए हुए कि कौन सा पॉइंट लेंगे, इससे भी मतलब नहीं। पहला, पहला अपभ्रंश की उकार बहुलता। उकार मतलब बेटा छोटा उ का प्रयोग होता ना, उकार बहुलता। उकार यानी छोटा उ का ज्यादा प्रयोग, छोटा उ का, ये ब्रैकेट वाला मत लिखिएगा आप एग्जामिनर। उ, छोटा उ का ज्यादा प्रयोग, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, बस आप केवल अपभ्रंश किया, आप अपने समझने के लिए लिख सकते हैं। अपभ्रंश की उकार बहुलता अवधि और ब्रज में भी देखी गई। अवधि और ब्रज में भी, बस इतना में भी आई। एक पॉइंट।
दूसरा, जनभाषा में प्रचलित एवं सहज रूप से विकसित एवं सहज रूप से विकसित एवं सहज रूप से विकसित ध्वनियां ए और ओ, ए और ओ तथा मूर्धन्य तथा क्या, मूर्धन्य डा और ढा, डा और ढा, ये एकदम, ये जो मैं बिंदी लगाता हूं एकदम ऐसे लगाएगा, डा ढा अपभ्रंश से ही, अपभ्रंश से ही हिंदी में पहुंचे, यानी सबसे पहले हिंदी में पहुंचे। कितने शब्द हो गए, अब यही काउंट कर लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 25 यानी 30 32 शब्द हो चुके। अब अपने पास केवल 30 32 हैं और हमें ताबड़तोड़ अच्छे पॉइंट चाहिए, ठीक है ना, हमें ताबड़तोड़ पॉइंट चाहिए। अब आते हैं तीसरा, लिखते हैं तीसरा, तीसरा, तीसरा क्या है, री, री री, ऋषि वाला री, री तथा विसर्ग, री तथा विसर्ग के लोप की प्रवृत्ति हिंदी में अपभ्रंश, अपभ्रंश से ही आई, अपभ्रंश से ही आई। अब देखिए अभी तक उदाहरण नहीं दिया गया, अब उदाहरण आएगा, आई। अब आप लोग लिख लीजिएगा, पैराग्राफ चेंज करके मैं तो यही लिख दूंगा उदाहरण, पैराग्राफ हमेशा चेंज रहेगा, उदाहरण। या जैसे घृत, घृत यानी घी, संस्कृत में घी को क्या बोलते हैं, घृत। और ये अपभ्रंश में क्या हो गया, घृत, ऋषि, ऋषि, ठीक है ना, ऋषि, ये री, री, री गायब हो जाएगा, यहां लोप का मतलब री गायब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घी, क्या हो जाएगा, घी, घी हो जाएगा अपभ्रंश में। और फिर ये ग्रेटर देन, ये क्या हो जाएगा, घी, घी, ये हो जाएगा घी कहां पर, हिंदी में, कहां हो जाएगा, घी हो जाएगा हिंदी में। ये जो निशान होता है इसे बोलते हैं ग्रेटर देन, यानी पहले ये था, या इसको ऐसे भी, पहले ये था फिर ये हुआ अब ये हो गया, ठीक है। तो ये आप यहां से देख सकते हैं। मजा आया बच्चा, तीनों पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब आगे आते हैं, चौथा, चौथा, नासिक के व्यंजनों, नाक से बोले, नासिक के व्यंजनों। देखो मैं हमेशा एक बात कहता हूं, मैं अब कुछ बातें भी करते चले, बहुत टाइम में एक ही क्वेश्चन कराऊंगा मॉडल के रूप में। जो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप अपने टीचर पे ना विश्वास करके लंबा टाइम तक फॉलो करो। दुनिया कुछ भी कहती रह जाए, आप एक लंबा टाइम दो, लंबा मतलब लंबा, आप देखोगे आपकी जिंदगी में सने सने परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। अगर ये सोचो कि थाड़ फाड़ में चेंज आ जाएगा, संभव नहीं, ठीक है। नासिक के व्यंजनों, जो नाक से बोले जाते हैं उनको बोलते हैं नासिक। जैसे हम क्या, ना,
तो हम क्या बोलते हैं, नासिक के व्यंजन ना। अच्छा चलो बताओ, कौन सा ऐसा गायक है जो लगता है कि हमेशा नासिक के व्यंजन में ही गाता है? हैं, कौन है भैया? नासिक के व्यंजन। अब ये जीके का क्वेश्चन है, बताओ बताओ। अंगा, इया, अंगई, अणा, ना और मा। चलो एक और प्रश्न का उत्तर दो। ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं भारत के जो नासिक के व्यंजन का जबरदस्त इस्तेमाल करते हैं? ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो नासिक के व्यंजन? क्या बात है, इसका मतलब मेरे बच्चे देख लो, जो बच्चे प्लस पे एडमिशन नहीं लिए होंगे। देख रहे हो हिंदी कैसे बच्चे कर रहे हैं। यानी इनको मैंने मैंने क्लास में कभी नहीं कहा कि मोदी नासिक के व्यंजन में बोलते हैं। हिमेश रेशमिया का उदाहरण शायद आया था। ले, लेकिन जो है आप लोगों ने वो भी पकड़ लिया, बहुत बढ़िया। तो नासिक के व्यंजनों के संयोग, उनको संयोग का मतलब जोड़ने के संयोग के लिए, के संयोग के लिए, नासिक के व्यंजनों के संयोग के लिए, संयोग मतलब जोड़ना, जोड़ना यानी दो शब्दों को मिलाना के लिए अपभ्रंश में, अपभ्रंश में अनुस्वार, अनुस्वार मतलब क्या होता है बेटा? चंद्रबिंदी, क्या बोलते हैं? चंद्रबिंदी। अनुस्वार की प्रवृत्ति बाद में हिंदी में स्वीकार की गई, हिंदी में स्वीकृत, बस इतना ही, हिंदी में स्वीकृत। जैसे या उदाहरण, अब देखिए, गंग, गा, पेन चेंज करते, गा, और ये देखिए अंगा वाला, गंग, तो ये क्या हो गया, ये देखिए अंगा, तो इसका क्या हो गया, गंग हो गया, गंग का गंग हो गया। फिर देखो पैंच, पंच को, जैसे पंच होता है ना, तो उसको आप भ्रंश में पैंच कहते, पा और इया और चा, ये इया का निशान है बच्चों, तो ये यहां क्या हो जाएगा, पैंच पंच हो जाएगा। और यहां पर क्या था, कंठ था, तो ये इया चेंज, यहां पर क्या था, कंठ, क्या हो गया, कंठ, कंठ यहां क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अड़ा का, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, कंठ, कंठ। हिंदी यहां है, यहां हिंदी था आधा ना, और यहां क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, हिंदी, हिंदी। इधर पंपा था, पंपा, अरे यार, पंपा, इधर क्या हो जाएगा, पंपा। तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। कितने शब्द हुए बच्चा? एक बार काउंट करो, एक बार काउंट करो। नहीं नहीं, काउंट करो, ऐसे मत बताओ 60 वर्ड। ठीक है, अब आते हैं, बस इतना बहुत है। अब आते हैं व्याकरणिक विशेषता, व्याकरणिक विशेषता, व्याकरणिक विशेषता। व्याकरण सब बच्चों को पता है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, विभक्ति, कारक, ये सब, ठीक है। पहला, अपभ्रंश से भाषा में वियोगात्मकता, वियोग, वियोग यानी कि जैसे जटिल शब्द संस्कृत के एक साथ होते हैं, तो उसको कहते हैं संयोग। और ये वियोग मतलब कि छोटे छोटे शब्दों में कन्वर्ट होना।
तो अपभ्रंश से भाषा में वियोगात्मकता का प्रारंभ हुआ। प्रारंभ हुआ, इसने सरल हुई, संस्कृत से सरल हुई, इसने भाषा का सरलीकरण किया। यह प्रवृत्ति आगे चलकर हिंदी में एक प्रमुख विशेषता बनी। हाँ उमा बेटा, बिल्कुल एक प्रमुख विशेषता बनी। पहला ये हो गया। दूसरा, दूसरा हिंदी के अनेक सर्वनामों का विकास, सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम, अनेक सर्वनामों का विकास, अनेक सर्वनामों का विकास अपभ्रंश हुआ। बच्चों ये मैं जो नपुंसक लिंग वगैरह सब अपभ्रंश हुआ, मैं यहां वो पॉइंट बता रहा हूं जो हिंदी में बहुत व्यापक रूप से प्रयुक्त हुए हैं। ठीक है ना, से हुआ। तो आप लोग जो मैं करा रहा हूं उसी को लिखिए, बाकी सब अपना दिमाग अभी छोड़ दीजिए। जैसे अपभ्रंश में सर्वनाम, जैसे मई, मई से मैं, मई से मैं, यानी मई क्या है, अपभ्रंश का है। मई क्या है, ब्रैकेट में लिख लीजिए, चाहे आप बाद में लिख लीजिएगा, अपभ्रंश। और मैं क्या है, हिंदी। ठीक है ना, मई से मैं। फिर तुई, तुई, तुई यानी अपभ्रंश। और फिर तुई से तू यानी हिंदी। बहुत बढ़िया सुचेता, क्या बात है, कमाल। मतलब मेरे बोलने से पहले दिस इज वेरी गुड। अगला, अपाणम। क्या है, अपाणम। अपाणम मीन्स, ठीक है ना, यहां क्या हो गया, अपना। तो ये हो गया हिंदी के अनेक। दूसरा, ठीक है, अब आते हैं तीसरा। तीसरा, वर्तमान काल में, यानी एक होता है ना वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल। वर्तमान काल में आज हिंदी की क्रियाएं, हिंदी की क्रियाएं अपभ्रंश की ऋणी है, ये कहा जाता है, ऋणी है बेटा। जैसे, जैसे करई, करई किसका है, अपभ्रंश का है। करई इज इक्वल टू करे, करे यानी हिंदी। ठीक है, इसके अलावा करऊं, करऊं का करौ, और करहूं का, करहूं का करहूं, करहूं, करहूं का करहूं।
ठीक है ना? हो गया। अब इसके बाद चौथा पॉइंट, सरलीकरण की प्रवृत्ति के कारण, सरलीकरण की प्रवृत्ति के कारण अपभ्रंश में, अपभ्रंश में विभक्तियों की संख्या, अपभ्रंश में विभक्तियों की संख्या घटकर 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 अपभ्रंश में विभक्तियों की संख्या घटकर 3 वर्ग में सिमट गई, 3 वर्ग में सिमट गई। ठीक है ना? साथ ही अपभ्रंश में एक विभक्त चिन्ह का प्रयोग, एक विभक्त चिन्ह का प्रयोग प्रायः दो विभक्तियों, प्रायः दो विभक्तियों के लिए, प्रायः दो विभक्तियों के लिए किया जाता था। हिंदी में, हिंदी में इसका और भी विस्तार हुआ। तथा ही का प्रयोग, छोटा हा पे छोटी की मात्रा, ही का प्रयोग सभी कारकों में होने लगा। इसको रट लीजिएगा, सभी कारकों में होने लगा पूरा। पांचवा, अच्छा कितने वर्ड हो गए? एक लाइन और, निर्विभक्तिक, सॉरी, निर्विभक्तिक। ऐसे एक मेरा कोई प्यारा सा बच्चा है, वो कह रहा है कि सर पूरा हिंदी यूट्यूब पर करा दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, आपकी भावना मैं समझ सकता हूं, मेरी इच्छा भी है कि ऐसा हो जाए, लेकिन ये भी तो सोचो अगर सत्य को स्वीकार किया जाए तो मेरा फ्यूचर भी तो खत्म हो जाएगा ना बेटा। एक ऑप्शनल ही है जो रोजी रोटी, आखिर हमारा भी तो परिवार है हमारा भी तो सब कुछ है। अगर सब फ्री में ही कर देंगे बच्चा, तो यार हम, इसके बाद आप तो कुछ दिन के बाद नकार देते हैं, बच्चे नकार देते हैं, मुझे पता है। अभी कुछ बच्चे और भी जुड़े हुए थे अभी, और मैंने सबको, जब मैं जोड़ता हूं तो मैं बोल देता हूं भैया जुड़ना है तो धोखा नहीं देना। तो कहने का मेरा मतलब है कि बच्चा किसी का नहीं है, क्योंकि आप खुद देखिए समाज में। तो इसलिए निर्विभक्तिक पद एवं परसर्गों के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान, एवं परसर्गों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान। चलो ये कंप्लीट होता आपका। जितने भी शब्द हुए हों, अगर शब्द ज्यादा हो गए होंगे तो ये चौथा वाला पॉइंट
आप काट दीजिएगा। क्लियर है? टोटल कितने हो गए दोनों मिला के, या इसी का 100 हो गया? बक 1 2 3 4 5 6 7। अरे दो, इसका कितना हुआ अकेले, इसका बताओ। ठीक है, चलो परफेक्ट, अब एकदम परफेक्ट, कुछ मत काटना तब। अब आ जाओ साहित्यिक योगदान। चलो चलो फटाफट आओ यार। चलो साहित्यिक योगदान। साहित्यिक योगदान। चलो चलो फटाफट लिखो, भाव पक्ष, साहित्यिक योगदान। साहित्यिक योगदान, इसमें आ जाओ बेटा, लिखो सबसे पहले भाव पक्ष, फिर कला पक्ष लिखेंगे। चलिए लिखिए। लिखिए, भाव पक्ष में बस एक पॉइंट लिख देंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डायरेक्ट देखिए कैसे बचते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्वर्टेड कामा में उनकी पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उनकी पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल में, के आदिकाल, आदिकाल अपभ्रंश साहित्य को स्थान देते हुए लिखा है। अपभ्रंश साहित्य को स्थान देते हुए लिखा, जब लिख ले जाओ तो थंब से बता दिया करो। अपभ्रंश साहित्य को स्थान देते हुए लिखा है, इन्वर्टेड कामा में। आदिकाल के भीतर, आदिकाल के भीतर, इन्वर्टेड कामा में लिखिए, आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई हैं। आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई हैं। अब लिखोगे ऐसे, डैश डैश डैश, ऐसे लिखते हैं ना कि बात खत्म नहीं हुई है, समझते होंगे ना इसको, डैश 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 यानी बात खत्म नहीं हुई। अब लिखिएगा, जैसे, जैसे कुमार पाल चरित, जैसे कुमार पाल चरित और सारंगधर, सारंगधर ये राइटर हैं, सारंगधर कृत हमीर रासो, हमीर रासो। कितने शब्द हमें लिखने हैं बेटा? 25। कितने हो गए? कितने हो गए? ये वाले, पक 38 कैसे? पागल वागल हो, कहां से आए हो यार? ये इतना मैंने लिखवाया, ये 38 हो गया, 40 हो गया जी, मतलब। अब आओ कला पक्ष, एक ठो लिखा है 3387। अब आओ लिखो कला पक्ष, कला पक्ष। चलो लिखो, कला पक्ष में लिखो छंद, छंद छंद छंद। छंद में लिखो मात्रिक छंद, मात्रिक छंद,
छंद में लिखो, छंद, छंद में क्या लिखो? मात्रिक छंद। अरे यार क्या हो, छंद में लिखो मात्रिक छंद, मात्रिक छंद। एवं तुकांत की परंपरा, तुक बंदी में तो राम गया, खाना खाया, पानी पिया, तो गया, खाया, पिया। एवं तुकांत की परंपरा, मात्रिक छंद एवं तुकांत की परंपरा। पहला हो गया छंद। छंद। अगला दूसरा, हिंदी में चौपाई। हिंदी में चौपाई होता है ना, चार पद। इस कहां से आई है हिंदी में चौपाई? अपभ्रंश के चौपऊ के चौपई से आई है। चौपई, 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 चा उ चौपई से, बस चौपई से। तीसरा, लिखिएगा, रासो काव्य। रासो यानी रीतिकाल। रासो काव्य का, रासो काव्य का रास, फाग, अरे यार, रास, फाग, फाग, चाचरी, रास, फाग, चाचरी, रसायन, रसायन, तथा कुलक, तथा कुलक, कुलक, कुलक। गे काव्य, ये गे काव्य थे। कुलक जैसे गे काव्य, यानी ऐसे काव्य जिनको गाया जा सके, जैसे गे काव्य। अपभ्रंश की ही देन है। और चौथा, मंगलाचरण। लिखो बेटा चौथा, मंगलाचरण, आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन, दुर्जन निंदा, सज्जन प्रशंसा, दुर्जन निंदा, सज्जन प्रशंसा, सज्जन प्रशंसा, तथा, एक मिनट, इसके पहले लिख लेना बेटा, प्रबंध काव्य में, इसके स्टार्टिंग में लिखना, प्रबंध काव्य में। प्लीज बच्चों इसको ठीक करिए। प्रबंध काव्य में मंगलाचरण, आत्म निवेदन, दुर्जन निंदा, सज्जन प्रशंसा, तथा मुक्तक काव्य में, मुक्तक काव्य में कवि द्वारा अपना नाम रखने की प्रथा, कवि द्वारा अपना नाम रखने की प्रथा हिंदी में अपभ्रंश से आई, अपभ्रंश से आई। इति सिद्धम। अब आप बताइए कैसा रहा,
और ये नोट लिख लीजिए, नोट 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 नोट, 1 मिनट, एक पॉइंट लिखिए नोट, नहीं तो आप गबड़ा देंगे। नोट लिखो बेटा, नोट एक लिख लो, एक नोट लिखो, या ऐसे ही सुन लो। अपभ्रंश का हिंदी साहित्य को योगदान, अपभ्रंश का हिंदी साहित्य को योगदान, जो टॉपिक आपने कंप्लीट किया। अपभ्रंश का हिंदी साहित्य को योगदान जो आपने टॉपिक कंप्लीट किया, उसके बारे में बता रहा हूं। ये भाव पक्ष की अपेक्षा, नोट कर लो, भाव पक्ष की अपेक्षा काव्य रूपों पर ज्यादा इंपैक्ट रहा, इसलिए मैंने इस पर 4 पॉइंट लिखवाए हैं। भाव पक्ष छोटा कर दीजिएगा, लेकिन ये वाला पक्ष ज्यादा बड़ा कर दीजिएगा। नोट करके लिख लीजिए कि अपभ्रंश का हिंदी साहित्य को योगदान भाव पक्ष की अपेक्षा काव्य रूपों में अधिक रहा है। तो ये बेटा एक टीचर की गुणवत्ता का परीक्षण इसी से करना। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, फ्यूचर में भी गुणवत्ता का परीक्षण इसी बात से कि टीचर को इतनी डेप्थ है कि उसे ये भी पता है कि कौन से पार्ट पर ज्यादा इंपैक्ट रहा है तो उसको ज्यादा लिखना है, कौन से पार्ट पे कम रहा है तो उसको, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है विजय, बहुत बढ़िया करो। ये आपको बहुत ऊपर सेट कर देगा, क्योंकि परीक्षक को लगेगा ना कि यार बंदे कितने मस्त हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, 2/3 अगर ये 20 शब्दों में आएगा, अगर ये 20 अंकों में आएगा, तो 220 से 30 शब्द लिखने आप काउंट कर लीजिएगा। और अगर 15 में आएगा तो 200 में लिखना है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इसको चला लीजिएगा। सेटिस्फाई, मजा आया कि नहीं? मजा, सच्ची बताओ, एक आंसर लिख करके मजा आया कि नहीं भाई? मजा आया। अभी तक ऐसा आंसर, ऐसे ही हर विषय में एक एक, अब एक आंसर मैंने करा दिया। देव सूर्यवंशी, बड़े टाइम बाद बेटे देखा मैंने तो। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? एक मैंने करा दिया, अब बाकी आप करेंगे। एक मैंने करा दिया, बाकी आप करेंगे। ठीक है, अब अच्छा, हाँ एक चीज आप लोग को बताना था बच्चों। अब मैं मिलूंगा तुरंत अभी 7:40 पे, 7:40 पे